तो आज फिर से कंटिन्यू करेंगे ग्रेविटेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो है कि न्यूटन को कैसे पता चला इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, या फिर उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया था कि किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के साथ। मतलब आई मीन टू से दैट हाउ डिड न्यूटन गेस the that the gravitational force between any two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसके लिए मान लेते हैं न्यूटन सर ने एज्यूम किया था, न्यूटन एज्यूम्ड दैट उन्होंने एज्यूम किया था कि दैट ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in a circular path of radius r। तो मान लेते हैं न्यूटन सर ने एज्यूम किया था, माना था कि जो एक प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। लेट भी बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी, मान लेते हैं भी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब ऑर्बिट में घूमने वाला वेलोसिटी है, घूमने वाला स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। The gravitational force between the sun and the planet provides the required centripetal force to the planet to move in a circular path around the sun। तो मान लेते हैं न्यूटन जी ने एज्यूम किया था कि एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है आर। उन्होंने ये भी एज्यूम किया था कि भी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उस प्लैनेट का सन के अराउंड, और जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और प्लैनेट के बीच में, वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है किसको, प्लैनेट को, ताकि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सके सन के अराउंड। ठीक है, जैसे कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून which provides the required centripetal force which allows us the moon to revolve around the earth। now तो उन्होंने माना था दैट इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है यहाँ पर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to centripetal force। gravitational force is equal to centripetal force। और centripetal force का मैंने
फॉर्मूला आपको दिया था जो कि है mv²/r। ओके, इसको हमने इक्वेशन 1 पकड़ा। आपको पता है ये m क्या है, m है मास ऑफ द प्लेनेट, और m है मास ऑफ द प्लेनेट। अच्छा, इसको लिख के रख देता हूँ साइड में। m इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लेनेट, और v मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, और r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो बस मैंने m को लिखा है मास ऑफ द प्लेनेट, बाकी आप समझ लो। और लेट कैपिटल T बी द टाइम पीरियड, बी द टाइम, अच्छा टाइम टेकन, be the time taken by the planet to complete one revolution around the sun, सन के अराउंड मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर काटने के लिए मान लेते हैं उस प्लेनेट को कैपिटल टी टाइम लगा। नाउ ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा? तो ऑर्बिटल स्पीड हमने पढ़ा था, ऑर्बिटल स्पीड होता है v, वो कितना होता है 2πr/t। मोशन चैप्टर के लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो वो v होगा 2πr/t। यहाँ से अगर हम बोथ साइड्स में अगर हम स्क्वायर ऐड करते हैं तो वह क्या होगा, v² इज इक्वल टू 2πr/t होल स्क्वायर, जो कि होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, पाई का स्क्वायर मतलब π², r का स्क्वायर मतलब r², और t का स्क्वायर मतलब t², मतलब v² इज इक्वल टू 4π²r², 4π²r²/t²। ओके, इसको मान लो इक्वेशन 2। इसके बाद अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, उन्होंने थर्ड लॉ में क्या बताया था कि r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। तो r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, ओके, इफ़ वी ऐड कांस्टेंट, एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं तो इक्वल लेना पड़ेगा, इक्वल kr³। अभी यहाँ पर k जो है वो एक कांस्टेंट है, ओके, इट कैन बी एनीथिंग कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से अच्छा इतना तक रखते हैं, t² इज इक्वल टू kr³, ओके, वेयर k इज कांस्टेंट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 के 2 से, फ्रॉम 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू 4π²r²/t², है ना। और यहाँ पर t² का वैल्यू कितना है, kr³, तो kr³ बिठा दो, तो इट विल बी 4π²r²/kr³। ओके, तो कैंसलेशन के बाद ये और ये कैंसिल होगा, सॉरी ये स्क्वायर होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो नीचे रहेगा r, तो ये क्या होगा 4π²/kr, k सिंगल r, ओके, इतना होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिला कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r²। अभी v² के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो v² का वैल्यू क्या है, v² का वैल्यू है 4π²/kr, तो इसके बाद लिख सकते हैं m इंटू, अच्छा m/r लिख लो, इंटू
एम बाई आर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई के आर होगा। ओके, अभी इंटू होगा, इंटू होने के बाद ये होगा 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई के इंटू, रुको, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा, इट विल बी के आर स्क्वायर। ओके, के आर स्क्वायर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के को इधर रख लेंगे, इंटू 1/r² लिखेंगे। ओके, क्योंकि देखो के आर स्क्वायर मतलब क्या, इंटू में है, ठीक है, तो इंटू में है मतलब क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो इंटू करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें यही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है 4 पाई स्क्वायर एम बाई के, ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट सीन्स 4 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है। इसका हमने क्या ऐड किया, इज इक्वल टू देने के बाद हमने क्या ऐड किया, के ऐड किया। के क्या है, कांस्टेंट आर क्यूब, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम फिर से के को हटा दें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट, जस्ट लाइक कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो अगर हम फिर से इज इक्वल टू साइन को ना देकर अगर हम फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन में जाते हैं तो क्या होगा, ये वाला चला जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने के बाद और ये और नहीं रहेगा, रहेगा क्या, 1/r²। और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और f क्या है, f है ग्रेविटेशनल फोर्स, और r क्या है, रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी और द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर, मतलब दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है r। मतलब यहाँ पर बॉडी ये सेंटर में है और इससे रेडियस के डिस्टेंस पर और एक ऑब्जेक्ट है, तो रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब बिटवीन देयर सेंटर्स होगा। ओके, ये वाला वर्ड याद रखो, बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ से हमें मिल गया द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस हाफ हो जाता है तब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे हमारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि सबसे पहले हम नॉर्मल वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, नॉर्मल डिस्टेंस में, नॉर्मल जैसे कि r, ठीक है, या फिर d। तो मान लेते हैं कि m जो है वो इज इक्वल टू मास ऑफ, कैपिटल M पे देता हूँ, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और स्मॉल m को मान लेते हैं मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, और d को मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन द सेंटर्स होगा एक्चुअली। ओके, और g तो पता ही है आपको, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो F है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डैम होगा F, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डैम F होगा क्या, अकॉर्डिंग टू फार्मूला G इंटू G m m बाय
d²। ठीक है, इतना है। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यह नॉर्मल वाला। नॉर्मल मतलब क्या, कि अभी डिस्टेंस हाफ नहीं है, नॉर्मल में है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, नाउ डिस्टेंस इज हाफ, नाउ डिस्टेंस हाफ, डिस्टेंस बिकम्स हाफ, दैट इज d/2। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, एफ डैश होगा Gm/2 ओके। तो ये क्या होगा, Gmm/d²/4। ठीक है, मतलब क्या होगा, 4 × Gmm/d²। और हमें अभी क्या पता है कि Gmm/d² क्या है, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स। और ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने किस से डिनोट किया था, एफ से, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ। तो लिख दो एफ, 4 × F। सो इसको मानो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या देखने को मिला कि F इज इक्वल टू, सॉरी, इससे हमें देखने को मिला कि F डैश इज इक्वल टू 4 × F। मतलब न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो होगा 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में 4 टाइम्स ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में 4 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लागू होना स्टार्ट होगा अगर डिस्टेंस हाफ हुआ। तो अगर डिस्टेंस कमता गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि रिड्यूस टू हाफ, 1/2, 1/2, 1/6, ऐसा होने से क्या चेंजेस होंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चंस और भी हैं, इसको हम बाद में करेंगे। तभी हम करेंगे जानेंगे क्या है ग्रेविटी। व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स। लेकिन एक्चुअली ग्रेविटी है क्या चीज़। तो आप बोलोगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्चुअली पहले डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में एक ही डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ अर्थ और किसी और एक ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। मीन्स इफ आई से कि the gravity if I say that the gravitational force between me and the book is quite weak, तब एक सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ द ग्रेविटी बिटवीन द बुक एंड मी इज नॉट इज क्वाइट वीक, तब ये सेंटेंस में गलत है। तो आप बोलोगे कैसी गलती, ग्रामर में गलती है या फिर वर्ड्स में। तो एक्चुअली ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है इसमें। द एरर इज इन द वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। तो यहाँ से आप बोलोगे कि इसका सटीक मतलब यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर हम ग्रेविटी वर्ड जो है यूज़ कर पाएंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ग्रेविटी जो वर्ड है वो आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के रेस्पेक्ट में कहते हो। जैसे कि मैं बोलूँ द ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और बोल सकते हो क्वाइट वीक, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, इज क्वाइट मीडियम। ओके, तब जाके स्टेटमेंट और ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मतलब अगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में ग्रेविटी वर्ड यूज़ करता हूँ तो कोई गलती नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और अननोन ऑब्जेक्ट्स, किसी अननोन टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा और उन ग्रेविटी वर्ड यूज़ करूँगा, तब जाके ये रॉन्ग है। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अर्थ
के रेस्पेक्ट में ही यूज़ किया जाता है। सो ग्रेविटी का डेफिनेशन है द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on any object is called gravity. Means the gravitational force exerted by the earth on any object is called gravity. जो फोर्स अर्थ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है उसको ग्रेविटी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम एक एप्पल को किसी भी हाई प्लेस या फिर अपने टेबल से गिराते हैं, ठीक है, तो एप्पल के ऊपर लगने वाले फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि मेरे और एप्पल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम ग्रेविटी कह सकते हैं क्या, तो वो गलत होगा, क्योंकि ग्रेविटी वर्ड सिर्फ अर्थ के लिए ही सुइटेबल है। अर्थ के रिलेटेड मतलब अर्थ जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, और नॉर्मल दो अननोन चीज़, इट कैन बी टू बॉडीज ऑफ एनी साइज एंड शेप, लेकिन अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सेप्ट अर्थ इट कैन बी सन एंड मून, इट कैन बी सन एंड वीनस, इट कैन बी सन एंड नेपच्यून। तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, लेकिन मून और सन के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी। लेकिन एक इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब इसे एक्सेप्शन नहीं, इतने समझ में आना पड़ेगा कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सन इज कॉल्ड ग्रेविटी, बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द मून, सॉरी बाय द सन ऑन द अर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डिफरेंस समझ में आया आपको कि अर्थ जो फोर्स सन के ऊपर एक्सर्ट करेगा उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी, लेकिन सन जो फोर्स अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करेगा उसे हम ग्रेविटी नहीं कह सकते हैं, उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। समझे बात को? ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ग्रेविटी के बारे में। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एक्चुअली। सो द acceleration produced in a body due to gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, किसके कारण? ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, लेकिन इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस ऑब्जेक्ट में ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके समझने के लिए हम क्या करेंगे, एप्पल लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एप्पल लिया, लाइक दिस इज द एप्पल। ओके, इस एप्पल में अगर हम इस एप्पल को थोड़े से हाइट से फेंकते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं, ड्रॉप करेंगे। सपोज हमने इसको एक अपने छत से, रूफ टॉप से हमने इसको फेंका ज़मीन पर। ठीक है, तो इस फल के ऊपर, इस एप्पल के ऊपर एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा। ठीक है, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल जी। तो इसका वैल्यू कितना है, तो बहुत लोग बोलते हैं इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन के ईजीनेस के लिए
इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पकड़ा जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कौन सा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी, देखो इस ऑब्जेक्ट, ये एप्पल है और हमारा अर्थ है ये, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा? एप्पल को खींचेगा, ठीक है ना, अपनी तरफ। सिंपली एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए नहीं जाएगा। लेकिन एप्पल का मास कम है इसलिए एप्पल खींचा चला आएगा। और जो एक्सेलरेशन एप्पल में दिखाई देगा उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू इसका आया। ओके, अब और एक चीज़ है, इसको आप नोट में लिख सकते हो। नोट ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, ऑफ मास ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का जो मास है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विथ हाइट। decreases with height, और the value of g increases with depth। मतलब जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा उतना ज़्यादा g का वैल्यू कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा अर्थ के सरफेस के पास है या फिर अर्थ के सरफेस के अंदर है उतना ज़्यादा g का वैल्यू बढ़ता जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ g एट और नियर द सरफेस, at surface or near the surface of earth, at the surface or near the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का जो वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर अर्थ के सरफेस के पास आसपास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। लेकिन जितना हम ऊंचाई में जाते रहेंगे उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, और जितना हम अर्थ के अंदर जाते रहेंगे उतना ही जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन और एक एक्सेप्शन है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो। कहाँ ज़ीरो? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में जी का वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नोट में मैंने जो जो लिखा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो अभी बहुत लोग ये बोलते हैं कि जी का वैल्यू एक्चुअली ये जो इंडिपेंडेंट है ऑफ मास, ये नहीं है, डिपेंडेंट है मास के ऊपर। ये बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअली उनका बात भी सही ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे? क्योंकि देखो जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने एक हाइट से एक हैवी मेटल बॉल को गिराया है, ये हैवी वाला है, और ये छोटा सा बॉल लाइट वाला है, ठीक है। तो दोनों को आपने सेम हाइट से गिराया है, सेम हाइट से, एकदम सेम हाइट से आपको गिराया है। गिराने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो हैवी वाला बॉल है वो जल्दी जल्दी गिरता है, और जो छोटा वाला बॉल है, लाइट वाला है, वो कम गिरता है, मतलब बहुत स्लो गिरता है, ठीक है। मतलब थोड़ा, मतलब हैवी बॉल से पहले नहीं गिरता, हैवी बॉल से बाद में गिरता है। तो बोलोगे कि ऐसा तो फिर फिर तो मास के ऊपर डिपेंड होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एक्चुअली एयर रेजिस्टेंट के वजह से, के वजह से जो है वो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गिरता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो धीरे गिरता है। सपोज लाइट ऑब्जेक्ट ने हमने फेदर को लिया, फेदर, ठीक है।
एक फेदर को हमने लिया, फेदर को जब हम गिराएंगे तो फेदर इतना धीरे गिरेगा, मतलब इतना स्लोली गिरेगा अर्थ पे कि हैवी बॉल उससे पहले ही पहुंच के बैठा हुआ होगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज फेदर जो है उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया SA वो ज़्यादा है। ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब क्या? एयर रेजिस्टेंट भी ज़्यादा, एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब क्या? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का दूसरा मतलब हवा में जो फ्रिक्शन लगता है उससे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, या फिर ड्रैग भी बोलते हैं कभी कभी। तो अगर कोई आपको खींचता रहेगा पीछे की तरफ तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? तो आपका आंसर होगा नो। तो वैसे ही फेदर को एयर ड्रैग क्या क्या कर रहा है? फेदर गिर रहा है इस तरफ, और एयर ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, इसको रोक रहा है, तो ये धीरे धीरे गिरता है। लेकिन हैवी मेटल बॉल वो क्या होता है? उसमें सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फेदर, इसलिए उसमें एयर रेजिस्टेंस कम लगता है, तो वो इस तरफ गिरता है। उसमें लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है कि वो इसको रोक पाए, इसलिए वो जल्दी गिरता है। लेकिन अगर एयर ना हो, वैक्यूम में हो, तो बहुत साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया कि वैक्यूम रूम में उन्होंने एक बड़े मेटल बॉल को और एक फेदर को क्या किया? एक साथ एक ही हाइट से गिराया, एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर। तब वो लोग शॉक हो गए कि सेम हाइट से गिराने के बाद जब वैक्यूम स्टार्ट किया गया, मतलब वैक्यूम में उनको रखा गया, तब देखा कि उन्होंने कि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम में गिरते हैं, दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम में गिरते हैं। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कौन रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है, तो दोनों एक साथ गिरते हैं। लेकिन अर्थ में, अर्थ के आसपास क्योंकि एयर है, इसीलिए हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरता है, और जिस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं उसको सरफेस एरिया ज़्यादा है वो स्लोली गिरता है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे आज का लास्ट टॉपिक फ्री फॉल के बारे में। सो व्हाट इज़ फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब एक ऐसा, मतलब यू कैन से इट इज़ द फॉलिंग बॉडी ऑन which the falling body on which only force of gravity acts is known as freely falling body. And such a fall is known as free fall. तो जो फॉलिंग बॉडी, गिरता हुआ बॉडी, जिस गिरते हुए बॉडी में सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और इसी तरीके के फॉल को, गिरने को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली फ्री फॉल नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे क्यों? बिकॉज इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ और भी कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कौन कौन? देखो, पहला है कि एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन बोल सकते हो इसको। ये भी एक फोर्स है, ये इसको ऊपर की तरफ, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट फ्रीली नहीं गिर पा रहे। फ्रीली मतलब क्या? एकदम खुली तरीके से। फ्री मतलब एकदम खुली तरीके से। तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ऊपर, इसको ऊपर की तरफ ये धक्का मार रहा है, जिससे कि ऑब्जेक्ट बहुत धीरे गिर रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द मतलब ओरिजिनली। लेकिन अगर हम वैक्यूम में इसको लेके जाते हैं, वैक्यूम बॉक्स में, वैक्यूम चैम्बर में, तब जो है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बिकॉज उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है, जिससे जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉल क्या है? द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स एंड इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एंड सच ए फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। अभी नोट है और एक कि द नोट इज दिस,
ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता लगता है, लागू होता है। हैज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हैज़ एक्सेलरेशन, इसमें होगा हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है फ्रीली गिरता है फ्रीली, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।